हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या है कि पहला है हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ क्या होता है एंड रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है। ये तीन टॉपिक के बारे में आज हम गहन अध्ययन करेंगे। इसको जानेंगे कि क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी हमको, और इस सब्जेक्ट में हमको इन पैरामीटर्स को जानने की आवश्यकता क्यों पड़े। ठीक है, तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डिस्टिलेशन यूनिट ऑपरेशन। डिस्टिलेशन में ये जो है राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ और रिलेटिव वोलेटिलिटी, तीन टॉपिक हैं। ये कि जो बच्चे सेमेस्टर एग्जाम देते होंगे उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करते होंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आज के लेक्चर में क्या है कि इनको बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगा। वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं वो कंप्लीटली समझ आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने अभी पिछले लेक्चर बना चुका हूँ उसमें मैंने डिस्टिलेशन भी पढ़ा दिया है कि डिस्टिलेशन बेसिक होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होता है। ठीक है, फिर सेकंड लेक्चर हम आज ले रहे हैं जो कि हमारा इन टॉपिक पर है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं पहले। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है मैं आपको बताऊं। राउल्ट्स लॉ का पहले मैं फार्मूले से स्टार्ट करूंगा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, ये हमारा राउल्ट लॉ सिंपल है। अब ये होता क्या है, इसके बेस पे हम पूरी रामकथा इसकी सुना देंगे। क्या है कि राउल्ट्स लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। हमेशा पार्शियल प्रेशर जो रहता है वो वेपर फेज का रहता है। तो कैसे बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, और अभी एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो भी आपको डेफिनेशन लिखनी। ठीक है, अभी इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, वो मैं आगे बता रहा हूँ क्या है। Equilibrium partial pressure of component A in vapor phase is directly proportional to mole fraction of component A in liquid phase। तो ये होता है वेपर फेज, ये होता है लिक्विड। आप जानते होंगे कि लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होती है वो F से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे मैं इसका अगर प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाऊंगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल सॉरी, क्या होगा कि यहाँ पे हमारा पी ए सैचुरेटेड एंड एक्स, यानी कि जो पी ए है, क्या है पी ए, ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेपर फेज। क्या होता है वेपर फेज। ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड प्रेशर भी बोल देते हैं। सैचुरेटेड फेज, ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड प्रेशर भी बोल देते हैं। आज के लेक्चर में आप पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट ये तीनों टॉपिक मैं आपको कंप्लीट बहुत ही ज्यादा सही ढंग से समझाना चाहता हूँ, और आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आए। तो ये क्या होता है हमारा वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये होता है वेपर प्रेशर। अब बात आती है हमारी क्या, जो राउल्ट लॉ होता है वो आइडियली सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्या है कि ये जो होता है राउल्ट्स लॉ, यानी कि किस पे, आइडियल सॉल्यूशन एप्लीकेबल। अब सॉल्यूशन में हमारा क्या आ जाता है, आइडियल लिक्विड होगा एंड आइडियल वेपर, आइडियल वेपर या आइडियल गैस कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है।
तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हो गया कंपोनेंट ए के लिए। अगर मैं ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट के लिए बात करूँ, पी ए इज सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट बी के लिए अगर बात करें तो पी बी इजकल टू पी बी सैचुरेटेड एंड एक्स बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक और डेरिवेशन जो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू, यानी कि लिक्विड की जो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी की जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनका जो सम है वो इक्वल 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूं 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा, मतलब एक्स ए को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस एक्स। अब मैं इस वैल्यू को इसमें रख दूँ, पी बी इजकल टू पी बी सेट क्या है एक्स बी की वैल्यू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कंपोनेंट बी के लिए इसका आ गया फार्मूला। ठीक है, तो क्या है, राउट लॉ में एक बार फिर इसकी डेफिनेशन बता दूं। राउट लॉ इज डिफाइंड एज द राउट लॉ इज डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू, या बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। अब यहां से क्या है, यहां से मैंने बोला कि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बन सकती है, तो वो क्या होगी, इस फार्मूले के बेस पे होती है। यहां बोल सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम एक सेकंड डेफिनेशन ये बोल देते हैं। ठीक, चलो मैं आपको एक राउट लॉ की डेफिनेशन लिख के भी दिखा देता हूँ क्या है, कैसे लिख। ठीक है, क्या है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनलिटी का हम साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर पी ए सेट एंड एक्स। ठीक है, ये होती है डेफिनेशन राउट लॉ की। ठीक, आई होप कि आप ये वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बता दें। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड, डाल्टन्स लॉ क्या होता है। डाल्टन्स लॉ मैं आपको बताऊं, डाल्टन्स लॉ की मैं इसका भी मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, फार्मूला लिखूंगा, पी इक्वल टू पी ए प्लस पी। ठीक है, इसका छोटा सा डेरिवेशन भी है, वो भी मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है, आपको मैं कंप्लीट इसकी नॉलेज दूंगा। डाल्टन्स लॉ क्या होता है कि डाल्टन्स लॉ
is defined as the Dalton's law is defined as the total pressure exerted by vapor या gas mixture is equal to sum of the partial pressure of individual gas components. ठीक। गैस मिक्सचर, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई डाल्टन्स लॉ की, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको उसमें हमने बताया कि पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसकी, वेपर प्रेशर इनटू मोल प्रेशर। और अगर मैं बी कंपोनेंट के लिए, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इनटू एक्स बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमने सेकंड बात क्या देखी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर। अब हमने एक और देखा फार्मूला जो मैंने बताया आपको, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। मैं इस वाली वैल्यू को समीकरण नंबर बी में रखूँ, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, पी वी इक्वल टू पी वी सैचुरेटेड या वेपर प्रेशर एंड 1 माइनस एक्स, मैं इसको सी माने, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पर। अब मैं किसकी वैल्यू, समीकरण एक में ए और सी की वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए सैचुरेटेड एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू ये नहीं रखेंगे, ये वाली रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया। तो क्या है, पी वी इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी एक्स ए है, एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लीज करते हैं पी ए एक्स ए प्लस पी बी सेट माइनस पी बी सेट एक्स ए। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इस वाले टर्म को मैं इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, पी बी सेट इन, अब इस और इस वाले टर्म में क्या बचा, एक्स से और एक्स से कॉमन है, ये क्या आ जाएगा, पी ए सैचुरेटेड माइनस पी बी सैचुरेटेड, ठीक है, सेट बोल देते हैं शॉर्ट में। तो एक्स ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, तो क्या आएगा, पी माइनस पी बी सेट अपॉन में पी ए सेट माइनस पी बी। फाइनल फार्मूला ये आया। तो डाल्टन्स लॉ का जो यूज होता है वो हम क्या है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस वाले फार्मूला का यूज करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में करने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसा कि मैं इसमें थोड़ा बता दूं आपको कौन कौन सी टर्म क्या है।
पी जो है वो टोटल प्रेशर है। पी मतलब टोटल प्रेशर। पीवी क्या है? पीवी है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पीवी जैसा कि बता दिया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है, ये रहा हमारा डाल्टन्स लॉ का डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा रिलेटिव वोलेटिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है? सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या होती है। डिस्टिलेशन में यूज की जाती है, जिसके थ्रू हम डिग्री ऑफ सेपरेशन को मेजर किया जाता है। डिग्री ऑफ सेपरेशन को मेजर किया जाता है कि रिलेटिव वोलेटिलिटी यह बताती है कि इसमें सेपरेशन कितनी इजीली होगा या कितनी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है तो आपको यही बताना, ठीक है। और जो भी आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है परफेक्ट, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, रिलेटिव वोलेटिलिटी को जानने से पहले और उसके बारे में हम क्या करेंगे, वोलेटिलिटी से स्टार्ट करेंगे कि वोलेटिलिटी होती क्या है एक्चुअली। तो इसको हम फार्मूले से समझेंगे कि वोलेटिलिटी क्या होती है। वोलेटिलिटी ये क्या होती है? थोड़ा सा मैं इसकी एक लाइन लिख दूं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंपोनेंट ए, जैसे रिलेटिव वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी ऑफ ए। कंपोनेंट ए पी ए अपॉन एक्स ए, यही तो लिखा है मैंने, पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन का रेशियो। अब कंपोनेंट बी की भी बात कर लेते हैं, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगी, पी बी अपॉन एक्स बी, ये हो जाएगी। ठीक है, इसको जान लिया तो आपने रिलेटिव वोलेटिलिटी की परफेक्ट डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आइए जानते हैं। रिलेटिव वोलेटिलिटी की जो डेफिनेशंस होती है मैं आपको बताऊं कि वो 2 से 3 डेफिनेशन हम बना सकते हैं फार्मूले के बेस पर। ठीक है, और सबसे मेन कौन सी डेफिनेशन होती है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों डेफिनेशन को बारी बारी से जानते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या बनती है रिलेटिव वोलेटिलिटी, क्या होती है कि ये हो जाती है पहली डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन हो जाएगी रिलेटिव वोलेटिलिटी। ठीक है, तो क्या होगी, यह बताऊं कि इसको हम अल्फा ए बी से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा ए बी। और अल्फा ए बी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट ए की रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो ये हो गया इसका मतलब। फार्मूले में क्या लिखा था हमने, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी ऑफ ए और वोलेटिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं आपको कि जो ए कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन इसमें लिक्विड फेज, लिक्विड
और ये भी क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन वेपर फेज। ठीक है, हम दोनों ही मोर वोलेटाइल के टर्म में इस चीज को लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इस फार्मूले को, पहले अब इसके टर्म में डिफाइन करते हैं क्या होगा। ए बी इसका क्या था, पी ए अपॉन एक्स ए, पी बी अपॉन एक्स बी, ये था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एल्फा ए बी इक्वल टू पी ए, ये जो बटे वाली जो है एक्स बी है वो उधर पहुंच जाएगी ऊपर, तो हो जाएगा एक्स अपॉन, ये क्या है, पी बी है तो एक्स से नीचे आ जाएगा क्योंकि वो क्या है, बटे में है। ये बना। मुझे क्या करना है कि हमने अभी राउट लॉ पढ़ा था, तो राउट लॉ में हमने क्या देखा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूंगा, वेपर की टर्म में लूंगा, ये क्या है, लिक्विड की टर्म में। अगर मैं लेता हूं वेपर की टर्म में तो क्या हो जाएगा हमारा, वेपर की टर्म में लेंगे तो बाई ए इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर कंपोनेंट बी के लिए लेंगे तो बाई बी इंटू टोटल प्रेशर। इसको हम इस टर्म में एक मान लेते हैं, समीकरण एक में पुट कर देते हैं। तो एल्फा ए बी इक्वल टू पी ए की जगह क्या आएगा, बाई ए इंटू पी, और क्या है एक्स बी, नीचे बाई बी इंटू पी इंटू एक्स ए, पी से पी टोटल प्रेशर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एल्फा ए बी इक्वल टू क्या होगा, बाई ए, अब बाई ए के बटे में बाई बी है तो मैं इसे लिख लेता हूँ बाई अपॉन, ये जो एक्स बी है वो एक्स ए के बटे में पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स ए बटे एक्स। ठीक है, तो ये फार्मूला ये बन गया। अब ये वाले फार्मूले से एक नई डेफिनेशन क्रिएट हो गई, तो कैसे बोलेंगे इसको हम, एक नई डेफिनेशन कि रिलेटिव वोलेटिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए टू बी इन वेपर फेज टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए टू बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये मैं आपको लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में डस्ट कर दूंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इट इज इट नेक्स्ट डेफिनेशन इस फार्मूले के बेस पे बन गई। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन बनेगी, वो भी हम फार्मूले को ड्राइव करके अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी बनेगी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस हैं, आप इनमें से कोई सी डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मोस्टली डेफिनेशन जो आप बोल सकते हैं ना बेसिकली, जो बहुत इजी भी है और उससे बहुत अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, वो तीसरी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, क्या होगा, मैं इसको रफ किए देता हूँ। देखो क्या है, समीकरण नंबर एक से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले में मैं राउट लॉ लगाऊंगा। राउट्स लॉ, अब राउट्स लॉ अगर मैं लगाता हूं तो हमने क्या पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर इज वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी के लिए, और ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब मैं इन दोनों का जो मान है वो समीकरण नंबर एक में रख देता हूँ।
तो यहाँ से हमारा जो एक नया फार्मूला जनरेट हो जाएगा, वो क्या है कि पी ए की जगह क्या रखेंगे, पी ए सेट इंटू एक्स ए, इंटू में एक्स बी, ठीक है। नीचे पी बी है, तो ये पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, पी बी सेट इंटू एक्स बी इंटू एक्स ए, तो यहाँ पे एक्स ए आएगा। यानी कि क्या है कि एक्स ए से एक्स ए कैंसिल, एक्स बी से एक्स बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल्फा ए बी इजकल टू पी ए सेट अपॉन पी बी सेट। ये एक नया फार्मूला जनरेट हो गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसकी टर्म में हम एक नई डेफिनेशन को अभी बनाएंगे, वो क्या होगी, क्या है कि देखो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो इसकी टर्म में भी हम एक नई डेफिनेशन बोलेंगे कि रिलेटिव वोलेटिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। मतलब कि एक नई नेक्स्ट जो लाइन होगी, हम क्या बोलेंगे कि जो वोलेटिलिटी होती है वो क्या होती है, एज अ वेपर प्रेशर की टर्म में ही कंसिडर की जाती है, ठीक है। जो वोलेटिलिटी होती है वो वेपर प्रेशर की टर्म में कंसिडर की जाती है, मतलब वोलेटिलिटी एज अ वेपर प्रेशर ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं वेपर प्रेशर, तो इसकी नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी बातें जान लेते हैं कि क्या है। नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो कुछ टर्म होती है हमारी, केस नंबर वन, केस नंबर वन ये कहता है कि जो रिलेटिव वोलेटिलिटी वन है तब हमारा सेपरेशन होगा या नहीं होगा। तो क्या होगा कि एल्फा इक्वल टू अगर वन हो जाएगा तो हमारा जो सेपरेशन है वो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सेपरेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेपरेशन नॉट पॉसिबल, सेपरेशन, ठीक है। क्यों होगा नॉट पॉसिबल, ये भी मैं बताता हूं कि जब रिलेटिव वोलेटिलिटी हमारी वन हो जाएगी तब जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे दो कंपोनेंट्स के, वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएंगे तो दोनों कंपोनेंट्स में से कोई सा सेपरेट ही नहीं होगा, यानी कि वहां पे सेपरेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हम क्या एक्सट्रैक्शन का यूज करेंगे, वो तो हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तभी मैं उसमें थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे अभी मैंने ये फार्मूला लिखाया था, पी ए सैचुरेटेड अपॉन पी वी सैचुरेटेड, यानी कि एक प्रकार वेपर प्रेशर एज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है, जब हमारा अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पी ए और पी वी सेट, यानी कि आपस में कैसे हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये आपको फुल प्रूफ के साथ दिखता होगा कि दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो वहां पे जो सेपरेशन होगा वो नॉट पॉसिबल, वहां सेपरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब केस नंबर दूसरा देख लेते हैं। केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या होगा, एल्फा इज ग्रेटर देन वन, एल्फा इज ग्रेटर देन वन, यदि एल्फा की वैल्यू अगर वन से अधिक हो तब क्या होगा, वहां पे सेपरेशन हमारा पॉसिबल होगा, मतलब वहां सेपरेशन इजीली हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सेपरेशन, सेपरेशन आर पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन पॉसिबल होगा। केस नंबर थ्री, थ्री केस क्या होगा, एल्फा इज लेस देन वन, जब एल्फा की वैल्यू वन से कम हो, जीरो नहीं हो, वन से कम हो, तब वहां पे क्या होगा, हमारा सेपरेशन पॉसिबल होगा बट डिफिकल्ट होगा। कैसा, सेपरेशन पॉसिबल होगा बट डिफिकल्ट होगा,
तो लिख सकते हैं सेपरेशन पॉसिबल बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रोसेस डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं एक डायग्राम के थ्रू और बता देता हूं आपको, एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, या अभी तक समझ नहीं आया होगा तो। ठीक है, ये लास्ट है हमारा। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, यहाँ डायगोनल हो गया 1 0 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल। ठीक है ना, अब ये हो गया इक्विलिब्रियम कर्व, एक ये बना देते हैं इक्विलिब्रियम कर्व। ये जो ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज लेस देन 1, और ये जो डायगोनल है वो अल्फा इक्वल टू 1। यानी कि इस डायगोनल पर जो सेपरेशन होगा वो इम्पॉसिबल होगा। अगर ऊपर वाला जो कर्व है वो अल्फा इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है सेपरेशन आर पॉसिबल। नीचे वाला जो कर्व है वो अल्फा इज लेस देन 1, इसका मतलब पॉसिबल है बट डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये डायग्राम इस रिलेटिव वोलेटिलिटी को डिफाइन करता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा होगा। अगर कोई भी अगर वीडियो में कोई आपको कोई क्यूरी आती है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।